एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो 2020 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको स्वराघात कहते हैं, है ना। कि इसमें देखिए स्वराघात कहते हैं, लय कहते हैं, गति कहते हैं, विराम कहते हैं। तो इसमें स्वराघात कहते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाता है। जैसे इसमें ये समझ लें कि जा आता है या माँ हलंत आता है, गा आता है या पिछड़ी शा में हलंत आता है। तो आप इस तरह से समझें, जैसे आपका गंगा है, जैसे आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि गंगा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, गंगा है, ठीक है ना। तो गंगा में लास्ट इस तरह से आप लिखेंगे, है ना, इस तरह से गंगा। उसके बाद आपका चंचल हो जाता है, चंचल हो जाता है, तो इसको आप लिखेंगे चा और इया और हलंत और चा और ला। उसके बाद आपका झंडा है, तो झंडा आप कैसे लिखेंगे? तो झा और गणित वाला आधा डा और डा, इसी तरह से तो लिखेंगे ना। और अगर आपका हो गंदा, तो गंदा, तो आधा ना लगाएंगे ना, गा आधा ना और दा। और यहाँ पे कंपन, तो कंपन, तो आपका हो जाता है का आधा मा पा ना, कंपन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या पूछा गया कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो पा वर्ग आता है तो का से, जो पा से पहले अंक की बिंदी यानी अनुस्वार यानी एक बिंदी, अनुनासिक यानी दो बिंदी यानी एक चांद और एक बिंदी, यही तो होता है ना। तो अनुस्वार, तो अनुस्वार को हम क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाता है माँ, यानी कि बा ऑप्शन, यानी माँ हलंत लगा यानी आधा माँ, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को समझें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन, कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर हो जाते हैं। तो इसमें विष्णु प्रभाकर यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार, उपर्युक्त सभी। तो काव्य की आत्मा है रस, तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें उपर्युक्त सभी लिखा होता है तो उसी पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना किया कीजिए, क्योंकि ये सरकारी क्वेश्चन तो है नहीं कि मतलब जो होना है वो होना है, ऐसा नहीं है कि इस पे उपर्युक्त सभी पे टिक ना किया कीजिए, चीजों को समझा किया कीजिए, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे कंफ्यूज करने वाले भी आ जाते हैं, कुछ में सही होता है लेकिन कुछ में ये नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण बताएं। तो वर्णों के उच्चारण को करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख से काट देना, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना। तो इस तरह से दो दोष पूछे गए थे, तो यहाँ पे हो जाते हैं। क्वेश्चन है, नीति का कोई एक श्लोक लिखिए। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है वो है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा विद्याहीनम, यानी विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशु कहा। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यानी कितना भी सुंदर हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसे किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो। जैसे कहने का मतलब है, कुल में, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं लेकिन कार्य ऐसे करते हैं कि जो नीचे कुल वाले भी नहीं करते। तो इसलिए कुल की नीचता और ऊंचता की कोई भी बात नहीं होती है। अगर आप में अच्छी चीजें हैं तो आप अच्छे हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे यही चीज कही जा रही है कि व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, अगर वो विद्या रूपी धन से वंचित है, अगर उसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, उसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे बिना सुगंध के टेसू की फूल की होती है। यानी फूल में अगर सुगंध नहीं आती, खुशबू नहीं आती है, तो जैसे टेसू का फूल हो जाता है, तो इसमें सुगंध नहीं आती, तो उसी फूल के समान हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए दो प्रकार लिखे हैं, तो ऐतिहासिक कहानी तथा धार्मिक कहानी भी आप लिख सकते हैं, वास्तविक कहानी तथा काल्पनिक कहानी भी लिख सकते हैं, घटना प्रधान कहानियां, मनोवैज्ञानिक कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्षत्रिय वाला छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो का हलंत प्लस पिछड़ी शा से बना है। ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को यही चीज कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले। जैसे ये क्षत्रिय वाला छा आ गया है ना, ये क्या होते हैं? ये संयुक्त होते हैं। और जैसे ये त्रा होता है, इस तरह से दे देते हैं कि ये किससे बना है, तो ता प्लस रा। और कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि ता और हलंत और प्लस रा, ये किससे, इससे क्या बना है ना। फिर उसके बाद आपका ज्ञा हो जाता है, तो ज्ञा किससे बना है, तो जा हलंत प्लस और इया से बना है। फिर उसके बाद आपका श्रा हो जाता है, तो शा और आपका हलंत और प्लस रा हो जाता है। तो इन चारों को बहुत अच्छे से याद रख लें, क्योंकि ये जो संयुक्ताक्षर व्यंजन हो जाते हैं और ऊष्म जो हो जाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और अंतस्थ हो जाते हैं उनको भी, मतलब यानी कि ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। फिर आपको क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो इसमें दो विधाएं पूछने, तो आप कोई भी लिख सकते हो, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। इनमें से दो पूछे गए तो आप दो लिख दें। अगर चारों लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? सोना भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, कंचन, सुवर्ण, हेम, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई चार अंतर बताएं। तो आपको पता है जीवनी किसको कहते हैं? जीवनी कहते हैं जब हम किसी दूसरे के बारे में, उसके बारे में लिख रहे हो, वो जीवनी होती है। और आत्मकथा जब हम अपने ही बारे में लिख रहे होते हैं तो वो आत्मकथा होती है। देखिए एक पॉइंट यहीं पे मिल गया। अब दूसरा पॉइंट अगर देख लेते हैं कि भाई इसमें सच्चाई होती है, किसमें? तो आत्मकथा में सच्चाई होती है, और जीवनी में जरूरी नहीं है कि सच्चाई हो, क्योंकि भाई वही चीज है, हम आपके बारे में इतना नहीं जानते, कि आपकी बारीकियां नहीं जानते। कुछ चीजें देख लेंगे भाई, आपका रूप देख लिया, आपकी हाइट देख ली, यही चीजें तो हम आपके बारे में जानेंगे। और जो कोई दूसरे से हम जानेंगे तो दूसरा भी आपके बारे में क्या जाने। एकदम एक्यूरेट चीजें कोई किसी के बारे में नहीं जानता है ना। कहने का क्या, कोई कह देता हम इनको बहुत जानते हैं, लेकिन कोई किसी को इतना नहीं जान सकता है। आप हमें जानते नहीं जानते, आप इतना ही तो जानते भाई नायरा मैडम है, भाई पढ़ाती हैं, बस इतना ही तो जानते, और क्या जानते हैं। तो इसी तरह हम ये भी है कि भाई हम पढ़ाते हैं और सब लोग पढ़ते हैं जो, तो बस इतना ही तो जानते हैं। और बहुत ज्यादा हम किसी के बारे में जानकारी लें तो जानकारी भी तो हम दूसरे से ही तो लेंगे, तो दूसरे भी आपके बारे में इतना क्या जाने, तो इसमें सच्चाई नहीं होती। लेकिन जब आत्मकथा हम अपने ही बारे में लिखेंगे तो हमें पता है कि हम हमारे में क्या है, या हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हमें सब चीजें पता है, तो हम अपने बारे में जो लिखेंगे तो उसमें सच्चाई रहती है। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती, बल्कि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता है ना। उसके बाद जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा हुआ विवरण होता है। वही चीज हो गई ना कि जो जीवनी है वो किसी पे लिखा, किसी पे मतलब दूसरे के ऊपर, और आत्मकथा यानी अपने बारे में ही लिखना, यही हो जाता है। आप 4 लाइनें आराम से लिख सकते हैं, 4 पॉइंट बहुत अच्छे से। प्रत्यय उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्यय पा से स्टार्ट होता है,
है ना। प्रत्यय क्या होता है, तो पा से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रत्यय मतलब पा से पीछे भी तो होता है ना, पीछे। अब कोई वर्ड में आप पीछे लगाएंगे तो वो बन जाएगा, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मतलब छोटा ऊ से स्टार्ट होता है और आ से आगे होता है, तो छोटा ऊ को आप आगे मान ले, आ मान ले, है ना। ये इसी से भाई तो है, देखिए इसमें लाइन नहीं खींची, तो भाई ट्रिक तो इसी तरह से होती है। तो छोटा ऊ तो आ तो आगे हो गया। जब कोई आप आगे अक्षर उर्फ जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा उपसर्ग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, अंत मतलब पीछे, और जबकि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में यानी आगे जोड़े जाते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देकर आप लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, मौन वाचन किसे कहते हैं। भाई मौन वाचन किसे कहते हैं, जो अपने मन ही मन में पढ़ा जाता है उसको मौन वाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आवाज नहीं होती है, जैसा हम आपको पढ़ा रहे थे, ये मौन वाचन तो नहीं है। अगर हम आपको मौन वाचन पढ़ाएंगे तो आप चीजों को कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे, ये हो जाता है। तो मौन वाचन क्या होता है, जो अपने मन ही में पढ़ा जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। अगर इसकी विशेषताएं आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इसमें जब पढ़ते हैं तो आवाजें इधर उधर नहीं जाती हैं, दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं होता। और अगर खूबी अगर तो इसमें जैसे कि अगर आप अक्षर, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 10 अक्षर आपने पढ़े अगर 1 मिनट में, तो मौन वाचन से आप 15 अक्षर पढ़ सकते हैं, है ना। तो अच्छाई भी है, क्योंकि कोई चीज होती है तो उसमें अच्छाई भी जरूर होती है और बुराई भी जरूर होती है। लेकिन ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि 50-50% हो। किसी में ऐसा होता है कि 99% अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। किसी में 50% अच्छाई होती है, 50% बुराई होती है। यानी कोई भी चीज है, अभी हमारे लिए पानी है तो क्या है, अच्छा भी है बुरा भी है। अगर पानी ना मिले तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, और ज्यादा पानी मिल जाए तो क्या होगा, अगर पानी में डूब जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। यानी कहते नहीं है कि कम भी चीज वो नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं चाहिए, अपनी सीमितता में चाहिए, ये चीज हो जाती है। खैर यहाँ पे तो मौन वाचन के बारे में पूछा गया है, वहीं पे चलते हैं फिर। जो वाचन बिना आवाज किए या मन ही मन में पढ़ा जाता है वो मौन वाचन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ लें यहाँ पे। फिर है विशेष किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो विशेष क्या है, विशेषता शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे तान्या सुंदर बच्ची है, तो सुंदर क्या है, तो सुंदर आपका हो जाता है विशेष। भाई उसकी विशेषता है, कोई काला है, गोरा है, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं ना, कोई काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, मतलब ये उसकी विशेषता है। जरूरी नहीं है कि कोई खूबसूरत हो तो आप उसको खूबसूरत कह रहे हो, सुंदर कह रहे हो, तो वही उसकी विशेषता है। हो सकता है वो खूबसूरत नहीं है, वो भी तो उसकी विशेषता है। कोई गोरा है तो कहते नहीं कि किसी को गोरा, कोई गोरा है उसको गोरा आप कह दो तो भाई बहुत खुश, और अगर कोई काला है उसको काला कह दो तो भाई वो नाराज हो जाएगा। लेकिन वो है तो उसकी विशेषता ही है, काला और गोरा विशेषता ही है, मोटा पतला तो वो भी उसकी विशेषता ही है। तो ये और विशेष क्या है, जैसे तान्या है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है ना तान्या, तो ये विशेष हो जाता है। और इसमें मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल क्या है, गुलाब की विशेषता है, क्योंकि वो लाल है, खुशबू वाला है, तो वो उसकी विशेषता है। लेकिन जो गुलाब है वो क्या है, वो विशेष है ना। तो इस तरह से चीजों को आप लोग समझें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पेड़ से पत्ते यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, ता में छुट्टी, गा में छुट्टी की मैंने, रा ता में एक ही मात्रा है, गिरते हैं, ठीक है ना। तो वृक्षात पत्राणि पतंति यहाँ पे होना चाहिए, है ना। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। राम घर जाता है तो राम गृहम गच्छामि, तो इस तरह से हो जाता है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उपर्युक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए, शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश का एवं छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब जो शीर्षक होता है तो आपने देखा होगा कितने लेंदी आपको गद्यांश पद्यांश दे दिए जाते, मगर उसमें शीर्षक, जैसे मान लीजिए माँ के बारे में होता है तो ममता, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इस तरह से अगर स्वच्छता है तो उसमें बहुत चीजें दिखा दी गई, लेकिन उसमें जो शीर्षक है स्वच्छता, तो एक ही वर्ड में, तो इस तरह से शीर्षक होना चाहिए। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कविता शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताएं। तो कविता शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं, छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना, छात्रों को उचित
यति गति व भावों के अनुसार कविता वाचन के योग्य बनाना, छात्रों की कविता पाठ सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कर भावानुभूति करने योग्य बनाना, छात्रों को छंद, शब्द, शक्ति, रस तथा अलंकार आदि का ज्ञान कराकर कविता का पूर्ण रसास्वादन करना और छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना और छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना और कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, कविता के माध्यम से छात्रों को अपने देश की व समाज की सभ्यता व संस्कृति से परिचित कराना और छात्रों में भाषा सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना। तो ये यहाँ तक हो जाता है, यानी कि आप लोगों का जो ये पेपर है वो सॉल्व हो जाता है 2020 का। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा पेपर, आप लोगों को कुछ हेल्प करा पाएगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या आप लोगों की क्या डिमांड है, या आप लोग मैराथन क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहली बात तो हम मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए कि आप लोगों को और भी कुछ इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।